हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं हूं सौरभ राठौड़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सौरभ राठौड़। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 11, फोर्स एंड प्रेशर, लेक्चर पार्ट 2। लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ फोर्सेस तक पढ़ा था, कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स में हमने एग्जाम्पल पढ़े थे फ्रिक्शनल फोर्स, मस्कुलर फोर्स, और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस में हमने एग्जाम्पल पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, सो इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, दैट इज फोर्स। नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, प्रेशर। प्रेशर किसे बोलते हैं? ठीक है, ये वो वाला प्रेशर नहीं है जो एग्जामिनेशन से एक दिन पहले हमें आता है ना। ये फिजिक्स वाला प्रेशर है। सो चलिए समझते हैं इसे, व्हाट इज प्रेशर। मान लो कि इस पूरी वॉल पे या इस पूरे वाइट बोर्ड पे मैं कुछ फोर्स अप्लाई करता हूँ, है ना। फोर्स तो अभी हमें पता ही है कि क्या होता है, द पुश और पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट, है ना। इफ आई एम पुशिंग दिस वाइट बोर्ड और द वॉल, यू कैन से आई एम अप्लाइंग फोर्स ऑन इट, है ना। बट इसी फोर्स को अगर मैं यूनिट एरिया के लिए कैलकुलेट करूं कि यूनिट एरिया में कितना फोर्स लग रहा है, then that force is known as pressure. फोर्स अप्लाइड ऑन एन यूनिट एरिया, 1 मीटर स्क्वायर का एरिया ले लूं मैं और उसमें वो फोर्स कितना लग रहा है, तो वो यूनिट एरिया में फोर्स हो गया, तो उसे ही हम प्रेशर बोलते हैं। तो प्रेशर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? फोर्स अप्लाइड ऑन एन unit area. Okay, so according to this definition, प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P is equals to F upon A. Force applied on an unit area. P is pressure, F is force, A is area. तो यूनिट एरिया पे अप्लाइड होने वाला फोर्स, उसे ही हम प्रेशर बोलते हैं। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, अगर मुझे प्रेशर की यूनिट निकालनी है तो राइट हैंड साइड देखो आप, न्यूमरेटर में ऊपर फोर्स है और नीचे एरिया है। तो अगर मैं ऊपर फोर्स की यूनिट रख दूं और नीचे एरिया की यूनिट रख दूं, ऐसा यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट, तो मुझे प्रेशर की यूनिट मिल जाएगी। सो यूनिट ऑफ प्रेशर इज, फोर्स की यूनिट न्यूटन डिवाइडेड बाय एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। तो ये यूनिट आ गई प्रेशर की, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डिवाइड होता है तो हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, और यू कैन से न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर ये मीटर स्क्वायर ऊपर लेके जा रहे हो तो इसको कैसे लिखोगे आप? न्यूटन मीटर रेस टू द पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द सेम थिंग, दोनों सेम है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम पास्कल बोलते हैं, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय PA। तो अगर प्रेशर की यूनिट पूछी जा रही है तो आप पास्कल भी बता सकते हैं, एंड 1 पास्कल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी है, पास्कल भी है, राइट। सो ये भी साइंटिस्ट के नेम पे ही इस यूनिट का नाम दिया गया है, जैसे सर आइजैक न्यूटन के नेम पे फोर्स की यूनिट का नाम दिया गया न्यूटन। सिमिलरली एक साइंटिस्ट थे पास्कल नाम के, उनके नेम के ऊपर प्रेशर की यूनिट का नाम दिया गया पास्कल। ओके, अभी देखो आप यहां पे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। तो आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में प्रेशर न्यूमरेटर में है ना, डिनोमिनेटर में 1 है, जब कुछ नहीं होता तो डिवाइडेड बाय 1 होता है ना। सो लेफ्ट हैंड साइड न्यूमरेटर में प्रेशर है, राइट हैंड साइड डिनोमिनेटर में एरिया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि प्रेशर और एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है? प्रेशर and area are
इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब देखो ये दो टर्म्स हैं फिजिक्स में, ये बार बार आएंगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है अगर दो फिजिकल क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब यह है कि एक फिजिकल क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक को कम करेंगे तो दूसरी भी कम हो जाएगी। इसका मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बट अगर दो फिजिकल क्वांटिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसमें उल्टा हो जाएगा, एक फिजिकल क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो दूसरी कम हो जाएगी, पहली वाली को कम करेंगे तो दूसरी वाली बढ़ जाएगी, है ना। सो यहाँ पे प्रेशर एंड एरिया आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मीन्स अगर एरिया को मैं बढ़ाऊंगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, और अगर मैं एरिया को कम करूंगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, है ना। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बेस्ड बहुत सारे डेली लाइफ के एग्जांपल्स हैं, है ना, इस फॉर्मूले पे बेस्ड। अभी वन बाय वन हम सब डिस्कस करते हैं, ठीक है। लेट अस फाइंड आउट क्या वो एग्जांपल है। ठीक है, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। सो एरिया एंड प्रेशर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा कम हो जाएगा, और एक को कम करेंगे तो दूसरा बढ़ जाएगा, ठीक है। पोर्टर, पोर्टर किसे बोलते हैं भाई? पोर्टर बोलते हैं हम कूली को, ठीक है। रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पे होते हैं ना जो हमारा सामान उठाते हैं। तो आपने देखा होगा कि कूली को जब भी हम कुछ सामान देते हैं उठाने के लिए पोर्टर को, तो वो अपने सर पे एक कपड़े की ऐसा गठरी बना के रख देता है ना, नोटिस किया होगा। तो वो ऐसा क्यों कर रहा है? फैशन है? नहीं भाई, फैशन नहीं है। वो लोग ऐसा क्यों करते हैं? लेट्स से ये हमारा पोर्टर है और इसने सर पे सामान रखने से पहले ये कपड़े की गठरी बना के उस पर रखी और फिर उस पर सामान रखा, राइट। तो ये ऐसा क्यों करा इसने? कपड़े की गठरी क्यों रखी? कपड़े की गठरी को ऐसा बना के उसने एक्चुअली अपने हेड का एरिया बढ़ा दिया, सरफेस एरिया बढ़ा दिया। और हमें पता है कि जब एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ऐसा करने से, कपड़े से अपने हेड का एरिया बढ़ा के अपने सर पे लगने वाला ये जितना भी उसका लगेज है उसका प्रेशर उसने कम कर दिया, है ना। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, एरिया बढ़ाया प्रेशर कम हो गया, ठीक है। तो वो उसको इजीली कैरी कर पाएगा। दूसरा एग्जाम्पल, मान लो कि मेरे पास दो नेल्स हैं, ठीक है। ये दो कील है आयरन की, एक ऐसी है और दूसरी ऐसी है। तो अभी इन दोनों में क्या डिफरेंस है? पहली वाली नेल देखो आप, ये नेल का ये शार्प एंड है, ठीक है, ये शार्प है, और ये यहां पे एंड कैसा है? ब्लंट, ठीक है। तो इन दोनों में से कौन सी नेल इजीली वॉल के अंदर चली जाएगी? व्हेन आई विल हिट दीज नेल विथ अ हैमर, कौन सी नेल इजीली अंदर चली जाएगी? ये वाली। क्यों? और ये वाली इजीली अंदर नहीं जाएगी, क्यों भाई? इसका ये शार्पन एंड है, इसकी वजह से इसका एरिया जो है कम है। यहाँ पे देखो एरिया कम है। अगर एरिया कम हो गया तो प्रेशर बढ़ जाएगा। दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो थोड़ा सा फोर्स लगाने पे ज्यादा प्रेशर लगेगा और बहुत इजीली वो अंदर चला जाएगा। ब्लंट नेल में देखो आप, क्योंकि ये शार्पन एंड नहीं है, यहाँ पे एरिया ज़्यादा है, तो एरिया ज़्यादा यानी प्रेशर कम।
ठीक है, तो ज़्यादा फोर्स लगाने पे भी कम प्रेशर अप्लाई करेगी ये नेल वॉल पे, तो वो अंदर जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये फॉर्मूला, ये रिलेशनशिप प्रेशर और एरिया के बीच में डेली लाइफ में कितनी जगह काम आता है, कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसका यूज होता है। ठीक है, अच्छा, कैमल जो है, कैमल को क्या बोलते हैं हम? द शीप ऑफ द डेजर्ट, है ना, रेगिस्तान का जहाज है भाई। शीप लिख दिया, सॉरी मैंने। शिप ऑफ द डेजर्ट, है ना, रेगिस्तान की भेड़ हो जाती हो तो शिप ऑफ द डेजर्ट है ना। तो शिप ऑफ द डेजर्ट क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि बहुत इजीली सैंड पे वॉक कर लेता है। और क्यों इजीली ये वॉक कर पाता है? कैमल के जो फीट होते हैं ना, वो बहुत नीचे से ब्रॉड होते हैं। अब ये इतने ज़्यादा ब्रॉड हैं, इट मीन्स इनका एरिया बहुत ज़्यादा है। एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा। तो ब्रॉडर फीट होने की वजह से ये कम प्रेशर अप्लाई करते हैं सैंड पे, है ना। और कम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो इनके पैर सैंड के अंदर नहीं जाते हैं, तो ये इजीली वॉक कर सकते हैं। अगर हम सैंड पे डेजर्ट में इजीली वॉक करने की कोशिश करेंगे, हम नहीं कर पाएंगे। हमारे फीट का एरिया बहुत कम है, एरिया बहुत कम है तो प्रेशर ज़्यादा, तो हम ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं। ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो हमारे पैर अंदर चले जाएंगे, वी वॉन्ट बी एबल टू वॉक easily, है ना। दिस इज द रीजन वाई कैमल कैन वॉक इजीली ऑन सैंड, दैट्स वाई दे कॉल शिप ऑफ द डेजर्ट। ओके, ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। रेलवे ट्रैक्स का एग्जाम्पल, रेलवे ट्रैक्स आपने देखा होगा कि ये दो ट्रैक्स हैं, यानी पटरियां हैं, है ना। इनकी विड्थ कुछ ज़्यादा नहीं होती, इतना ही विड्थ होता है। ठीक है, अब अगर इन पे डायरेक्टली ट्रेन को चला दिया जाए तो ट्रेन कितनी हैवी है और उसके अंदर पैसेंजर्स इतने सारे होते हैं, तो वेट तो बहुत ज़्यादा होता है। तो जब वो ट्रेन इस पे चलेगी ना, तो ये ट्रैक्स ज़मीन के अंदर घुस जाएंगे, है ना। तो वो ट्रेन रेलवे ट्रैक पे ना चल के बाय रोड चलेगी, है ना। तो ऐसा ना हो इसके लिए क्या होता है, आपने देखा होगा रेलवे ट्रैक्स के नीचे वुडन स्लैब्स या फिर सीमेंट के बने हुए स्लैब्स लगे होते हैं, देखा है ना, ऐसे, लाइक दिस। ये स्लैब्स क्यों लगे हुए हैं? इन स्लैब्स को लगाने से हमने क्या किया? एरिया को बढ़ा दिया। एरिया को बढ़ाने से क्या हुआ? प्रेशर कम हो गया। प्रेशर इन सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर कम हो जाएगा तो ट्रेन इसमें इजीली रन कर सकती है। ये ट्रैक्स अंदर नहीं जाएंगे ज़मीन के, है ना। तो एक्चुअली एरिया को बढ़ा के प्रेशर को हमने, ट्रेन जो प्रेशर अप्लाई कर रहा था ट्रैक पे, उसको कम कर दिया, राइट। सो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं एंड दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पूछा जाता है प्रेशर और इससे रिलेटेड कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रेशर exerted by liquids and gases। तो क्या लिक्विड्स और गैसेस प्रेशर अप्लाई करती हैं, है ना। सो ये क्वेश्चन है। या मैं यूं कहूं, लिक्विड्स और गैसेस को एक साथ अगर मैं बोल दूं तो मैं इनको क्या बोलूंगा? फ्लूइड्स, है ना। फ्लूइड्स कैन फ्लो, लिक्विड्स कैन फ्लो, गैसेस कैन फ्लो, सो दे आर फ्लूइड्स। तो क्या फ्लूइड्स यानी कि लिक्विड्स एंड गैसेस भी प्रेशर अप्लाई करती हैं? द आंसर इज यस। ठीक है, लिक्विड्स एंड गैसेस ऑल्सो अप्लाई प्रेशर।
है ना। अगर लिक्विड्स और गैसेस को हम किसी कंटेनर में फिल कर दें, देन लिक्विड्स एंड गैसेस विल अप्लाई प्रेशर ऑन दी वॉल्स ऑफ द कंटेनर, कंटेनर की वॉल्स में वो प्रेशर लगाएंगे, है ना। मान लो कि ये कंटेनर है और इसके अंदर हमने कोई गैस फिल कर दी है, तो ये गैस के पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। गैस के पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर होते हैं क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, ठीक है। अब ये रैंडम मोशन करते रहते हैं अंदर, और रैंडम मोशन करते टाइम ये बार बार आके इस कंटेनर की वॉल को हिट करते रहते हैं। बिकॉज ऑफ दिस दे अप्लाई प्रेशर ऑन दी वॉल्स ऑफ द कंटेनर, कंटेनर की वॉल्स पे प्रेशर लगाएंगे, ठीक है। सेम विद द लिक्विड्स, अगर लिक्विड्स को किसी कंटेनर में फिल कर दें तो वो लिक्विड भी उस कंटेनर की वॉल पे प्रेशर अप्लाई करेगा। अब इसको प्रूफ कैसे करें हम? मान लो कि एक बलून है, इस बलून के अंदर एयर है, इस बलून को मैं यहां से प्रेस करूं, यहां से दबाऊं, तो वो यहां से बल्ज आउट हो जाएगा, दूसरी जगह से वो बाहर निकल आएगा। ऐसा होता है ना, बलून को एक जगह से बुलाते तो दूसरी जगह से वो एयर बाहर आती है, वो बल्ज आउट दूसरी जगह से हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ? जब हमने इसको यहां से प्रेस करा तो ये एयर के पार्टिकल सारे इधर शिफ्ट हुए और उन्होंने इस बलून की वॉल पे प्रेशर अप्लाई किया, और प्रेशर अप्लाई करने से ये स्ट्रेच हो गया। तो ये स्ट्रेच हुआ, ये इस बात का प्रूफ है कि एयर, और you can say the gases apply pressure on the walls of the container, ठीक है। तो ये एक तरह का प्रूफ हो गया। तो क्या लिक्विड्स भी प्रेशर अप्लाई करते हैं? बिल्कुल करते हैं। एक आप बॉटल ले लीजिए प्लास्टिक की और उसमें वाटर फिल कर दीजिए, ठीक है। अब नीचे से, बॉटम से इक्वल हाइट पे, दोनों तरफ से इक्वल हाइट पे सेम साइज का होल कर दो, सेम साइज का, तो आप देखोगे कि यहां से वाटर निकलना चालू हो जाएगा और दूर तक जाएगा, है ना। बिल्कुल यहां से ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरना स्टार्ट नहीं होगा, है ना। इट विल रीच टू सम डिस्टेंस। ये देखो इतना डिस्टेंस बॉटल से इसने ट्रैवल किया, इतने डिस्टेंस पे गया, ठीक है। अब ऐसा कब पॉसिबल है? अगर वाटर प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहा होता वॉल्स पे, यहाँ पे ये प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहा होता तो क्या होता? ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर यहाँ से रिलीज हो जाता, बट ये वाटर दूर तक गया है। सो दिस प्रूव्स दैट दिस वाटर इज अप्लाइंग प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ दिस कंटेनर। अगर ये प्रेशर नहीं होता तो ये पानी नीचे गिर जाता, बट ये दूर तक गया है, राइट। ऐसे ही ये जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है किसी भी कंटेनर की वॉल्स पे बाय द फ्लूइड्स, ये प्रेशर इक्वल होता है सारी डायरेक्शन में, है ना। मान लो कि एक बॉटल है जिसमें क्यूबॉइड शेप का बॉटल है, ठीक है, और उसके अंदर लिक्विड है, तो वो लिक्विड सारी वॉल्स पे इक्वल प्रेशर अप्लाई करेगा, है ना, इन ईच डायरेक्शन, साइडवेज ऑल्सो लाइक दिस, इन अपर डायरेक्शन, एवरीवेयर, है ना। इट विल अप्लाई इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। सो इन शॉर्ट, इन दो तीन एक्टिविटीज से क्या प्रूफ होता है? दैट liquids and gases apply pressure on the walls of the container, or you can say fluids apply pressure on the walls of the container, okay. Now the next topic is atmospheric pressure. Atmospheric pressure. तो सबसे पहले तो भाई एटमॉस्फेयर क्या होता है? हमारी अर्थ के अराउंड, दिस इज अर्थ, इसके अराउंड अप टू अ सर्टेन डिस्टेंस देयर इज एयर, ये एयर है, ठीक है। और यू कैन से दिस इज
एनवलप ऑफ एयर। सो इसे ही एटमॉस्फेयर बोलते हैं हम। द एनवलप ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ, अर्थ के चारों तरफ जितनी हवा है, वो जो लिफाफा एक बना हुआ है एनवलप ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ, उसे ही हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। और ये एटमॉस्फेयर जो प्रेशर अप्लाई कर रहा है सारे ऑब्जेक्ट्स पे, है ना, सारे ह्यूमन बींग्स पे, सारे एनिमल्स पे, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द प्रेशर applied by atmosphere is known as atmospheric pressure. And what is atmosphere? The envelope of air surrounding the earth. So in short you can say the pressure applied by air around the earth is known as atmospheric pressure. ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, कि ये प्रेशर कितना है। एक्चुअली ये प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ये प्रेशर अप्लाई हो रहा है, और हमारी बॉडी पे ये प्रेशर इतना ज़्यादा अप्लाई हो रहा है कि हमारी बॉडी क्रश हो सकती है एकदम। बट ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? उसका एक रीज़न है। अच्छा, ये चालू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मान लो कि भाई एक आदमी है, और इमेजिन करो कि इसके सर पे एक होलो है ना, अंदर से खाली होलो एक पाइप है, ठीक है, और उसका बेस कैसा है? स्क्वायर बेस का है, यानी एक तरह का क्यूबॉइड है ना, होलो क्यूबॉइड। और इसकी लेंथ कितनी है? जहां तक हमारा एटमॉस्फेयर है वहां तक इसको इमेजिन करो, ठीक है। इसका बेस, होलो पाइप का बेस है 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर। तो इसके अंदर जो एयर है ना, वो इसके हेड पे प्रेशर लगा रही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा रही है। इस प्रेशर का कितना फोर्स लगेगा उसके हेड पे पता है? एक 225 केजी का कोई वेट हो, है ना, 225 केजी का मास वाला कोई ऑब्जेक्ट है ना, उसके वेट के बराबर, मान लो 225 केजी का कोई पत्थर रखा हुआ है सर पे, इतना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होगा सिर्फ ये 15 बाय 15 सेंटीमीटर के एरिया पे। तो आप सोच सकते हो कि पूरी बॉडी पे कितना प्रेशर लग रहा होगा, है ना। इजीली हमारा बॉडी क्रश हो सकता है, बट ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे बॉडी में ब्लड का प्रेशर है ना। हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स में हमारी आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं, जिनके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है। ये ब्लड हमारी इन ब्लड वेसल्स की वॉल पे प्रेशर लगा रहा है। अल्टीमेटली हमारी बॉडी बाहर की तरफ प्रेशर अप्लाई करती है, जिसे हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं, है ना। जो ये ब्लड वेसल्स है ना, उसकी वॉल पे ये ब्लड का प्रेशर अप्लाई होता है। तो जितना प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर से लग रहा है हमारी बॉडी पे, हमारी बॉडी अंदर से अपोजिट डायरेक्शन में उतना के उतना प्रेशर लगा रही है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड प्रेशर। तो जितना बाहर से लगा प्रेशर, उतना ही हमारी बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में ब्लड प्रेशर की फॉर्म में लगा रही है। तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, कैंसिल, जीरो हो जाता है नेट प्रेशर। इसीलिए हमें ये फील नहीं होता है। दिस इज द रीजन। सो थैंक्स टू ब्लड प्रेशर, है ना। अब जो लोग माउंटेनियरिंग करते हैं ना, या ट्रैकर्स होते हैं, बहुत ट्रैकिंग करते हैं, बहुत हाइट पे जाते हैं, है ना, ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स पे जाते हैं, कई बार क्या होता है, उनको नेसल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है, नाक में से खून आना स्टार्ट हो जाता है हायर एल्टीट्यूड पे। हायर एल्टीट्यूड पे कुछ लोगों को नेसल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है, नाक में से खून आना, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं, एयर की डेंसिटी जो है ना, वो कम होती जाती है। एयर की डेंसिटी कम हो जाती है, यानी बहुत ज़्यादा हाइट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, यानी बाहर से लगने वाला प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया। बट हमारी बॉडी तो उतना के उतना ब्लड प्रेशर लगा रही है बाहर की तरफ।
तो एक डायरेक्शन में फोर्स ज़्यादा हो गया, बाहर की तरफ लगने वाला ब्लड प्रेशर ज़्यादा हाइट पे, और बाहर से अंदर की तरफ लगने वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है क्योंकि हाइट पे है, एयर की डेंसिटी कम है। तो क्या होता है, हमारी कुछ ब्लड वेसल्स जो हैं रप्चर्ड हो जाती हैं, फट जाती हैं, जिसकी वजह से नाक में से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है, नेसल ब्लीडिंग। सिमिलरली बहुत ज़्यादा हायर एल्टीट्यूड पे अगर आप बॉल पेन या इंक पेन लेके जा रहे हो, वो ऑटोमेटिकली लीक करना स्टार्ट कर देता है बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एक और एग्जांपल है, बचपन में आप सब लोगों ने एक टॉय गन आती थी जिसके आगे एक बुलेट होता था और उसके आगे एक रबर का वॉशर लगा होता था, है ना, जिसको ऐसा हम शूट करते थे ना तो वो स्मूथ सरफेस पे चिपक जाता था, है ना। कुछ बच्चे यहाँ पे भी शूट कर देते थे, कभी कभी वो यहाँ पे भी चिपक जाता था, है ना, कुछ ऐसा होता था। ये मान लो कि वॉल है और ये रबर का वॉशर है और ये बुलेट है, ऐसी बुलेट होती थी, याद आया। और उसके आगे ये ऐसा वॉशर होता था, गन से जैसे ही शूट करते थे ये बुलेट निकल के चिपक जाता था। ठीक है, अब ये क्यों चिपक जाता है, ये आगे का जो वॉशर है ना, ये रबर से बना है, रबर फ्लेक्सिबल है। तो जैसे ही ये बुलेट इस वॉल की स्मूथ सरफेस को हिट करता है, उस वॉशर के अंदर की जो एयर है ना वो बाहर आ जाती है, एयर बाहर आ जाती है। तो अभी अंदर क्या हो गया, वैक्यूम हो गया, मींस नो एयर, अंदर कोई एयर है ही नहीं। बट बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो अप्लाई हो रहा है ना, यहां से एयर का प्रेशर अप्लाई हो रहा है, यहां से इस वॉशर पे एयर का प्रेशर अप्लाई हो रहा है। तो ये एयर का प्रेशर क्या करेगा, बाहर से उस पर फोर्स लगाएगा और ये वॉशर वॉल पे चिपक जाएगा, क्योंकि अंदर एयर नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन में भी प्रेशर नहीं लग रहा है ना, एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, तो चिपक जाएगा वो। ठीक है, तो फिर इसे हमें ऐसा ऐसा थोड़ा सा ऊपर नीचे करके निकालना पड़ता है ना, थोड़ा फोर्स लगाना पड़ता है। जैसे ही हम इसको ऊपर नीचे करते हैं वापस से एयर अंदर चली जाती है और एयर प्रेशर के अपोजिट डायरेक्शन में एयर का प्रेशर लग जाता है और वो बाहर आ जाता है। राइट, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो कई बार क्या होता है कि ये गन लेके बच्चे बहुत परेशान कर देते हैं ना, घर पे हर जगह चिपकाते रहते हैं। अभी उनसे आप ये खिलौना छीन नहीं सकते, नहीं तो वो रोना चालू कर देते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, जब भी वो बच्चा इधर उधर हो ना, एक छोटा सा पेन लो और इस वॉशर में यहाँ पे एक होल कर दो, छोटा सा ऐसा होल करो, उसको दिखना नहीं चाहिए बस। तो अभी हर समय इसके अंदर एयर चली जाएगी, कभी भी अंदर वैक्यूम क्रिएट नहीं होगा, तो ये बुलेट कभी भी चिपकेगा ही नहीं वॉल पे और उसको दिखाई भी नहीं देगा, है ना। सो दिस इज द बेस्ट वे। ओके, अच्छा, रबर सकर्स आपने देखे होंगे, है ना, और हम उसको यूज़ भी करते हैं। ठीक है, वॉशरूम में, बाथरूम्स की ड्रेन्स को क्लीन करने के लिए, वॉश बेसिन की ड्रेन को क्लीन करने के लिए कुछ ऐसा होता है वो, और ऊपर हैंडल होता है लाइक दिस, इसको यूज़ करते हैं हम, इसको पकड़ के, ये रबर शक्कर है, ठीक है, ये रबर का है, और इसको ड्रेन में डाल के हम ऐसा पंप करते हैं। जैसे क्या होता है, वैक्यूम क्रिएट होता है, वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, उसके बाद हमें ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, जब उस प्रेशर को लगा के हम उसको खींचते हैं, ठीक है, वो ड्रेन ओपन हो जाता है। ठीक है, कुछ ऐसा होल्डर वाले रबर सक्कर्स भी आते हैं, लाइक दिस, और इसके ऊपर एक नीचे एक हुक लगा होता है ऐसा, है ना। इस शक्कर को लेते हैं हम, वॉल पे लगा देते हैं और इस हुक को हम एज अ हैंगर यूज़ करते हैं, ठीक है, क्लोथ्स रखने के लिए। तो ये किस बेसिस पे वर्क कर रहा है, सेम प्रिंसिपल। जैसे ही हम इसको वॉल पे, मान लो कि ये वॉल है, वॉल पे लगाते हैं और प्रेस करते हैं, इसके अंदर की एयर बाहर आ जाती है और अंदर क्या क्रिएट हो जाता है, वैक्यूम।
और जैसे ही अंदर वैक्यूम, और ये एयर प्रेशर तो यहां से अप्लाई हो ही रहा है, एयर प्रेशर, ठीक है, फ्रॉम दिस साइड एज वेल। तो ये एयर प्रेशर इसको यहां पे पुश कर रहा है वॉल की तरफ, बट अंदर की एयर बाहर आ चुकी है, तो अपोजिट डायरेक्शन में इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो ये स्टिक हो जाएगा, है ना। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। एक साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट थे, ऑटो वॉन ग्यूरिक। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ऑटो वॉन ग्यूरिक, है ना, जर्मन साइंटिस्ट थे। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया, 51 सेंटीमीटर डायामीटर का एक मेटालिक स्फीयर लिया और उसके दो पार्ट किए। तो स्फीयर के दो पार्ट किए मीन्स क्या बन गया, दो हेमीस्फीयर मिल गए। और इसका डायामीटर कितना लिया था उन्होंने, 51 सेंटीमीटर। तो ये दो हेमीस्फीयर मिले, 51 सेंटीमीटर का दोनों का डायामीटर है। और इन दोनों को ज्वाइन करा और एक वैक्यूम पंप की हेल्प से, वैक्यूम पंप लगा के अंदर की एयर को बाहर निकाल दिया। तो अंदर वैक्यूम क्रिएट हो गया, है ना। अभी ये वैक्यूम क्रिएट हो गया, बट एयर प्रेशर यहां से भी अप्लाई हो रहा है, यहां से भी अप्लाई हो रहा है। सो अल्टीमेटली ये दोनों मेटालिक स्फीयर चिपक गए, जुड़ गए, दे अटैच टू ईच अदर। और इतना स्ट्रांगली अटैच हुए कि उन्होंने दोनों तरफ स्ट्रिंग्स लगा के, इधर भी स्ट्रिंग्स लगाई, इधर भी स्ट्रिंग्स लगाई, और दोनों तरफ 8 हॉर्सेस लगा दिए, 8 हॉर्सेस बोथ द साइड। और दोनों तरफ से हॉर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में इसको खींचने लगे, है ना। 8 घोड़े इधर से खींच रहे हैं, 8 घोड़े इधर से खींच रहे हैं, तो भी इसको वो सेपरेट नहीं कर पाए। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट प्रेशर एंड फोर्स। तो ये आपका चैप्टर का थ्योरी फिनिश हो गया, राइट। सो आज के लेक्चर में इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।